बातें मत करो। पिताजी तो पहले ही मुझे छोड़कर चले गए हैं। अब आप भी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। बेटी, मैं गलत नहीं कह रही हूँ। मेरा अंतिम समय आ गया है। नहीं नहीं माँ, आप ऐसी बातें मत करो। आपको कुछ भी नहीं होगा। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं चाचा जी के पास जाकर उनसे मदद मांगूंगी। इतना बोलकर मोहिनी अपने चाचा चाची के पास जाती है। चाचा जी, मेरे साथ चलो। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। उन्हें दवाइयों की आवश्यकता है। अरे, हम क्यों तेरी माँ के लिए दवाइयाँ लाएं? पैसे तेरे बाप दे गया था। चल निकल यहाँ से। हम तेरे चाचा चाची नहीं हैं। इतना बोलकर उसकी चाची मोहिनी का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी मोहिनी वहाँ से रोते हुए घर की ओर लौट पड़ती है। हे भगवान, क्या सारी दुनिया का दुख मेरे ही नसीब में लिख दिया है। पहले मेरे पिता को छीन लिया और अब मेरी माता की जान पर भी आ गई है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। यह सारी बातें सोचते सोचते मोहिनी अपने घर पर पहुंच जाती है। अरे बेटी मोहिनी, तू कहाँ है? मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे। हाँ हाँ माँ, अभी आती हूँ। आपके पास ही आ गई। मोहिनी जल्दी ही एक ग्लास में पानी लेकर अपनी माँ के करीब पहुँचती है तो देखती है उसकी माँ इस दुनिया को अलविदा कहकर कब की जा चुकी है। माँ, ये आपको क्या हो गया माँ? अब आप भी मुझे छोड़कर चली गई माँ। मैं आपको अंतिम समय में पानी तक ना पिला सकी। मैं कितनी अभागन हूँ। मुझे क्षमा कर देना माँ, मुझे क्षमा कर देना। फिर मोहिनी की माता का अंतिम संस्कार किया जाता है। बेचारी मोहिनी अपनी माता की जलती हुई चिता को चुपचाप बहते हुए आंसुओं से देखती रहती है। अरे, तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे? देखो, मेरी बात को समझो। अब मोहिनी का यहाँ कोई नहीं बचा है। आज रात जब वह सो रही होगी तो हम उसी समय मोहिनी के ऊपर वार कर उसे मार डालेंगे और उसे बोरी में भरकर कहीं दूर जंगल में फेंक आएंगे। इस प्रकार इस घर पर भी हमारा अधिकार होगा। हे भगवान, ये मेरे चाचा चाची तो मुझे ही मारने की योजना बना रहे हैं। अब मैं क्या करूं? यदि मैं घर के अंदर गई तो यह दोनों मुझे मार डालेंगे। मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ से कहीं दूर चली जाती हूँ। इतना सोचकर मोहिनी वहाँ से जंगल की ओर चल पड़ती है। वह चलते चलते घने जंगलों से गुजरती है। हे भगवान, इतने अंधेरे में तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं किस ओर को जा रही हूँ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से वह कुछ देख नहीं पाती। वह चलते चलते एक शमशान में पहुँच जाती है। हे भगवान, ये मैं कहाँ पर आ गई? यह तो एक शमशान है। मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, नहीं तो वो मुझे मार डालेंगे। अरे, तुम कौन हो और तुम्हें इस पेड़ से किसने बांधा है? मैं उदयगढ़ राज्य का राजकुमार विजय हूँ। लेकिन आपकी यह हालत कैसे हुई? आपको इस पेड़ से किसने बांधा है? मुझे इस पेड़ से वो डाकू बांध कर गए हैं। जब वो लौट कर आएंगे तो वो मेरी बलि उस गुफा के भीतर चढ़ा देंगे। नहीं नहीं राजकुमार, आप चिंता ना करो। मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। लेकिन रुको, अभी तुम मुझे मत छूना। वैसे तुमने अपना परिचय नहीं दिया। आखिर तुम कौन हो जो अकेले ही इस शमशान के सामने खड़ी हो? तुम कोई इंसान हो या कोई और? राजकुमार जी, आप घबराओ मत। मैं इंसान हूँ। मेरा नाम मोहिनी है। मैं शमशान में भटकती हुई यहाँ पर आ गई हूँ।
लेकिन तुम इतनी रात्रि में घर से बाहर क्यों भटक रही थी? क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है? नहीं राजकुमार, मेरे पास घर भी है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि मुझे रात्रि में ही घर छोड़ना पड़ा। लेकिन मोहिनी, ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़ा? राजकुमार जी, यदि सारी बातें यहीं पर पूछोगे तो तुम्हारी जान पर भी आ सकती है। यह सारी बातें कहीं दूसरे स्थान पर चलकर भी हो सकती है। हाँ हाँ मोहिनी, तुम सुंदर होने के साथ साथ बुद्धिमान भी हो। चलो जल्दी से मुझे इस बंधन से मुक्त कर दो। यह बात सुनते ही मोहिनी राजकुमार की रस्सी को खोल देती है। चलो मोहिनी, उस ओर को चलो, मेरा राज्य उसी ओर है। वह दोनों उस ओर को चल देते हैं। रात का अंधेरा इतना भयानक था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह दोनों चलते चलते काफी दूर निकल जाते हैं। तभी राजकुमार का पैर एक सर्प के ऊपर पड़ जाता है, तो सर्प उसके पैर में डस लेता है। अरे राम राम राम, किसी ने मेरे पैर में काट लिया। अरे ये तो एक सर्प था। राजकुमार जी, आप घबराइए नहीं, आपको कुछ भी नहीं होगा, आप एकदम ठीक हो जाएंगे। मैं अभी दवाई को तोड़कर ले आती हूँ। मोहिनी बिना देर किए वहाँ से दवाई लेने के लिए दौड़ पड़ती है। हे भगवान, आखिर वह कौन सा पौधा था जिसे मेरी माँ ने मुझे बताया था कि जब भी कोई सर्प किसी को काट ले तो उस पौधे की पत्तियों के रस को उसके घाव पर लगाने से जहर खत्म हो जाता है। यहाँ तो कहीं भी वह पौधा दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, वो रहा पौधा। पौधा देखते ही मोहिनी उस पौधे के पास पहुंचकर उस पौधे से पत्तियां तोड़ती है और पत्तियां लेकर तुरंत ही राजकुमार के पास पहुंच जाती है। राजकुमार जी, आप हिम्मत मत हारिए, मैं दवाई की पत्तियां ले आई हूँ, आपको कुछ भी नहीं होगा। मोहिनी तुरंत ही उन पत्तियों का रस निचोड़कर राजकुमार के घाव पर डालती है। कुछ देर में ही दवा अपना असर दिखाती है। राजकुमार पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। वाह मोहिनी वाह, यदि आज तुम नहीं आती तो मैं शायद जीवित नहीं होता। मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं राजकुमार जी, आपकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य था। वाकई ही मोहिनी, मैंने तुम्हारे जैसे बहादुर और नेक दिल युवती नहीं देखी। आखिर तुम कहाँ से आई हो, कौन हो तुम? फिर मोहिनी अपनी सारी दुख भरी कहानी राजकुमार को सुनाने लगती है। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा, मेरे चाचा चाची भी मेरी जान के पीछे पड़ गए हैं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं नहीं मोहिनी, तुम दुखी ना हो। तुम्हारे साथ जिसने भी अन्याय किया है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, इसीलिए मेरे ऊपर तुम्हारा अधिकार है। यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलिए राजकुमार, आप क्या कहना चाहते हैं? मोहिनी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। तुम्हारे जितना ख्याल मेरा कोई भी नहीं रख पाएगा, इसीलिए क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगी? राजकुमार के मुख से यह बात सुनकर मोहिनी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। क्या हुआ मोहिनी, तुम कहाँ खो गई? तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। राजकुमार जी, मैं आपके साथ विवाह अवश्य करूंगी। तो फिर ठीक है मोहिनी, तुम मेरे साथ मेरे राजमहल चलो। क्या तुम इसके साथ विवाह करोगे, एक भिखारन लड़की के साथ? यदि मैंने ऐसा किया तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? अरे तुम्हारे लिए तो बड़े बड़े देश विदेश की राजकुमारी अभी शेष है। तुम जिसे भी चुनोगे उसी के साथ तुम्हारा विवाह होगा। लेकिन पिताजी, मोहिनी मेरे लिए सबसे उत्तम है। पुत्र, मैं मानता हूँ कि मोहिनी ने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे इस राज्य की कुलवधू बना ले। तुम्हारे जान के बदले में इसे कोई भी कीमत दे सकता हूँ। बस पिताजी, क्या मोहिनी ने मेरे प्राणों की रक्षा के बदले मुझसे कोई कीमत मांगी थी? उसने मेरी सहायता निस्वार्थ की थी।
इसीलिए मैं विवाह करूंगा तो सिर्फ मोहिनी के साथ ही करूंगा। यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। नहीं नहीं पुत्र, तुम इस प्रकार की बात मत बोलो। तुम्हें इसके साथ विवाह करना है तो मैं तुम्हारा विवाह इसी के साथ करूंगा। राजा की यह बात सुनकर राजकुमार तथा मोहिनी दोनों ही बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। चलो मोहिनी मेरे साथ, मैं तुम्हें अपना बगीचा दिखाता हूँ। महाराज, यदि ऐसा हुआ तो आप क्या मुंह दिखाएंगे अपने संबंधियों को कि आप एक भिखारन को अपने बहू स्वीकार कर लिया? लेकिन मंत्री जी, इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं अपने पुत्र को खो नहीं सकता। महाराज, उसकी चिंता आप ना कीजिए। मेरे पास एक ऐसा रास्ता है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। लेकिन वो कैसे मंत्री जी? मैं कुछ समझा नहीं। फिर मंत्री राजा के कान में कुछ फुसफुसाता है। लेकिन मंत्री जी, तुम्हें लगता है ऐसा करना संभव है? महाराज, बस आप मेरे साथ चलिए, सब कुछ संभव हो जाएगा। मंत्री की बात से सहमत होकर राजा उस मंत्री के साथ जंगल के लिए निकल पड़ता है। वह दोनों चलते चलते एक गुफा के पास पहुंचते हैं। महाराज, इसी गुफा में हमें चलना है। हम अपने अपने घोड़े को इसी स्थान पर छोड़ देते हैं और गुफा के अंदर चलते हैं। आइए आइए मंत्री जी, बड़े दिनों के बाद दिखाई दिए। बोलिए, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? अरे बाबा जी, क्या बताएं, कुछ समस्या ही ऐसी आ गई है जिसे दूर करने के लिए आपके पास आना ही पड़ा। मंत्री सारी कहानी उस तांत्रिक को सुनाता है। अच्छा, तो ये बात है। मंत्री जी, आपका काम हो जाएगा, आप दोनों परेशान ना होइए। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तांत्रिक काफी देर तक मंत्र उच्चारण करता रहता है। महाराज, ये सुई लीजिए। इस सुई को आपको आधी रात में चुपके से उस लड़की के बालों में घुसा देनी है। सुई उसके बालों में लगते ही तुम्हारी बाधा हमेशा के लिए उड़ जाएगी। राजा उस सुई को लेकर वापस अपने महल की ओर लौट आता है। मंत्री जी, मेरे हिसाब से तो अब आधी रात गुजर चुकी है। अब मुझे ये सुई मोहिनी की बालों में लगा देनी चाहिए। हाँ महाराज, यही समय उचित है। हमें और विलंब नहीं करना चाहिए। इतना बोलकर मंत्री भी राजा के साथ विक्रम के शयन कक्ष में घुस जाता है। बेचारे दोनों थके हुए आराम से सो रहे थे। तभी राजा चुपके से जाकर मोहिनी के बालों में उस सुई को चुभा देता है। सुई के लगते ही मोहिनी एक चिड़िया बन जाती है और वहाँ से उड़ जाती है। अरे, मोहिनी कहाँ चली गई? वो तो मेरे साथ ही सोई थी। मुझे लगता है मोहिनी सुबह जल्दी उठकर बगीचे की ओर टहलने के लिए चली गई होगी। चलो चलकर देखता हूँ। राजकुमार जल्दी ही अपने बगीचे में जाकर देखता है, लेकिन बगीचे में कोई भी नहीं था। अरे मोहिनी, तुम कहाँ चली गई? देखो मोहिनी, तुम मुझे और परेशान ना करो। तुम जहाँ कहीं भी हो मेरे पास आ जाओ। अरे क्या हुआ बेटा, आज तुम इतनी सुबह सुबह बगीचे में कैसे आ गए? पिताजी, मैं मोहिनी को ढूंढने के लिए आया हूँ। पता नहीं वो कहाँ चली गई है। वो तो मेरे साथ ही सोई थी। क्या आपने मोहिनी को कहीं देखा है? अरे नहीं पुत्र,
मैंने तो उसे कहीं भी नहीं देखा। मुझे तो लगता है वो कहीं भाग गई होगी। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। नहीं पिताजी, मोहिनी ऐसा नहीं कर सकती। वो भागने वालों में से नहीं है। आखिर वो मुझे छोड़कर क्यों भागेगी? अरे ये बात तो वो लड़की ही बता सकती है। वैसे बेटा तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए उससे भी सुंदर राजकुमारी ढूंढ कर लाऊंगा। नहीं पिताजी, मुझे किसी के साथ कोई विवाह नहीं करना। आप जाइए यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अरे महाराज, राजकुमार उचित कह रहे हैं, इन्हें कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन मंत्री, यदि मेरे बेटे ने कोई गलत कदम उठा लिया तो क्या होगा? महाराज आप चिंता न करिए, राजकुमार को कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ना ही उचित होगा। कुछ दिनों के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मंत्री की यह बात सुनकर राजा को थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है। आखिर मेरी मोहिनी कहाँ जा सकती है? राजकुमार जी, मोहिनी कहीं भी नहीं गई, वो तो आपके पास ही है। देखो, मैं तुम्हारे सामने ही बैठी हूँ। अरे तुम कौन हो चिड़िया, और तुम मेरी मोहिनी को कैसे जानती हो? राजकुमार जी, मैं कोई चिड़िया नहीं हूँ, मैं ही तो हूँ तुम्हारी मोहिनी। ये क्या बकवास कर रही हो चिड़िया? ऐसा कहकर तुम मेरा अपमान कर रही हो। इसका दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। ठीक है राजकुमार जी, दे दीजिए दंड, मार दीजिए मुझे, क्योंकि मैंने अपने संपूर्ण जीवन में सिर्फ दंड ही पाया है। यदि सचमुच तुम मेरी मोहिनी हो तो बताओ, तुम्हारी ये हालत कैसी हुई? राजकुमार जी, मेरी इस दशा के जिम्मेदार आपके पिता हैं। फिर चिड़िया सारी दास्तान राजकुमार को सुनाती है। मोहिनी, तुम मेरे पास आओ, मैं देखना चाहता हूँ कि पिताजी ने तुम्हारे कहाँ पर सुई चुभाई थी। यह बोलकर राजकुमार उस चिड़िया के सर को सहलाने लगता है। तभी उसके हाथ में वह सुई महसूस होती है। अरे ये क्या? मुझे लगता है वो सुई अभी भी तुम्हारे सर के अंदर ही है। तुम रुको, मैं अभी इसे बाहर निकालता हूँ। राजकुमार जल्दी से उस सुई को चिड़िया के सर से बाहर निकालता है। अरे मोहिनी, तुम तो ठीक हो गई। मैं तुम्हें बता नहीं सकता, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। पिताजी, मुझे तो शर्म आ रही है आपको अपने पिता कहते हुए। अरे आप अपने अभिमान के लिए अपने ही पुत्र का घर उजाड़ने चल दिए थे। आज से मैं आपका पुत्र नहीं रहा। आपका ये राज्य आपको ही मुबारक हो। मैं हमेशा के लिए इस राज्य को त्यागता हूँ। चलो मोहिनी। रुक जाओ बेटा, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये राज्यपाट, सुख सुविधा तुम्हारे लिए ही तो है पुत्र। यदि तुम ही नहीं होगे तो ये वैभव किस काम का। मत जाओ पुत्र, मैं अब अपनी सारी गलती को स्वीकार करता हूँ, मुझे क्षमा कर दो। राजकुमार जी, आप अपने पिता को क्षमा कर दीजिए। गलती तो इंसान से ही होती है, उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप है। आखिर वह तो आपके पिताजी ही हैं। ठीक है, यदि ऐसी बात है तो मैं आपको क्षमा करता हूँ, लेकिन याद रखना, यदि भविष्य में कभी ऐसा हुआ तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। नहीं नहीं पुत्र, तुम ऐसा मत बोलो, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं वचन देता हूँ। फिर बड़े ही धूमधाम से दोनों का विवाह हो जाता है।